हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फंक्शन इन अ रियल एनालिसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ ली है हमने। देन हमने सीक्वेंस को कवर कर लिया है, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड अ सीरीज ऑफ अ रियल नंबर। इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हमने कर लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एंड जो कंप्लीट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग थी, जो कंप्लीट डेफिनेशंस थी, टेस्ट थे, वो सारे तो हमने डिस्कस किए ही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रियल एनालिसिस में। ये पहला पार्ट था जो अभी तक कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट का मतलब है यहाँ पे अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लिमिट निकालना सीखेंगे, नेबरहुड सीखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे एंड कन्वर्जेंस भी देखना है हमको, डाइवर्जेंस देखना है। ये सारी जितनी भी अब चीज़ हम करने वाले हैं वो अब हम किस में करने वाले हैं, फंक्शन पे करने वाले हैं। मतलब अभी हमने सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर पढ़ा था, अब सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन पढ़ने की बारी है, सीरीज ऑफ अ फंक्शन पढ़ने की बारी है। तो यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिक आपको फंक्शंस के बारे में बताएगा। ऑल्दो ये लेक्चर बहुत इजी है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ होगा, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे फुल कवरेज इसकी ले लेंगे ताकि हम कहीं पे भी बीच में अटके नहीं। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, देन धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते हुए लिमिट ऑफ द फंक्शंस पे जाएंगे, कैसे अप्रोच होनी चाहिए लिमिट निकालने के लिए फंक्शंस की। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ईजी है। देन हम डिफरेंशियबिलिटी पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे सीरीज ऑफ द फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन में जाएंगे एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन में जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चाहे आप गेट टारगेट कर रहे हो, चाहे आप CSIR नेट टारगेट कर रहे हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम भी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो इनको एज अ स्टैंडर्ड पेपर मान के ही सेट किए जाते हैं, गेट एंड नेट को। तो सब जगह यही ट्रेंड चल रहा है कि जो रियल एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी वेटेज टॉपिक है, और उसमें भी जो सेकंड पार्ट है, मतलब लाइक जो फंक्शन से रिलेटेड जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सिर्फ हमने एक बेस क्रिएट किया है, ये यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, उसका भी अभी हम पहले बेस क्लियर कर लेते हैं आज के लेक्चर में, एंड देन धीरे धीरे हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ अ फंक्शन विच इज़ नोन एज अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, हमने एल्जेब्रिक नंबर सुने हुए हैं, तो वो ही एल्जेब्रिक नंबर का क्या डेफिनेशन होता है। एक हमारी पॉलिनोमियल है जो कि रैशनल नंबर में है, उसके जो रूट्स बनने वाले हैं, जो रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इन रैशनल नंबर जो होती है उसको हम क्या बोलने लगते हैं, वो जो रूट्स निकलते हैं उसको एल्जेब्रिक नंबर बोलने लगते हैं। तो सेम कंसेप्ट है, बस अब हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम ये वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले से ये डेफिनेशन लिख दिया है। एक y आपका फंक्शन है ऑफ x का, इज सेड टू बी एल्जेब्राइक इफ इट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इन y। अगर ये y की पॉलिनोमियल का रूट बन जाता है फंक्शन, दैट मीन द फंक्शन इज एल्जेब्राइक। अब यहाँ जो पॉलिनोमियल ऑफ इन y है वो दिखेगी किस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इसको हम एलोबरेट करके लिखना चाहें तो P0 ऑफ x प्लस P1 ऑफ x इंटू में y प्लस P2 ऑफ x इंटू में वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी nth टर्म तक ये जाएगी, क्योंकि ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो ये n+1th टर्म हो गया, और n डिग्री की पॉलिनोमियल तो पावर n तक इंक्रीज करते हुए ये दिखी। तो ये जो समेशन लगा के लिखा हुआ है, इसको अगर आप एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अगर इस पॉलिनोमियल का रूट बन जाता है हमारा क्या, कोई भी फंक्शन, देन वो फंक्शन अलजेब्राइक हो जाएगा। एंड यहाँ जो इंडिविजुअल P1 P2 P3 दिए हुए हैं आर ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन R। ठीक है, ये फंक्शन बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से दिया होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे
जैसे 2x प्लस 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस में वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक तरीके की पॉलिनोमियल दिख रही है ऑफ 2 डिग्री, ठीक है, डिग्री 2 की, क्योंकि यहाँ देखिए आपको ये एक पॉलिनोमियल दिख रही है, लेट से कि ये P2 है ना, एंड यहाँ पे भी आपको एक पॉलिनोमियल दिख रही है, लेट से, नहीं सॉरी ये नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपकी एक पॉलिनोमियल दिख रही है, एक ये पॉलिनोमियल दिख रही है जिसको हम P1 ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है। तो इस तरीके से ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हमको बनती हुई दिख रही है ना। अब ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस में 1 इंटू में y माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 मिल गया आपको। अब इसका मतलब है या तो आपका y 0 होगा या फिर आपका क्या 0 होगा, 2x प्लस 1 इंटू में y माइनस में एक्स स्क्वायर, ये 0 होगा। तो हम y को 0 ले लेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है कि 0 इज द अलजेब्राइक नंबर बन गया, ठीक है, इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये सेकेंड वाला 2x प्लस 1 इंटू में y माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा 2x प्लस 1 इंटू में y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस मीन्स y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस में 1 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1 इज the root of the given पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल थी ये उसका रूट बन गया। अब सिंस ये गिवन पॉलिनोमियल का रूट बन गया, इसका मतलब है ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1 है ये कैसा बन गया, अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक फंक्शन बन गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे लाते, क्योंकि बार बार क्या ही देखेंगे हम ये चीज़, है ना, तो हम कंक्लूजन में लाएं तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का फंक्शन बनता है वेयर ये जो डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये क्या होता है, हमारा हमेशा अलजेब्राइक नंबर या अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ठीक है, सिंपल सा है। इस तरीके से ये अलजेब्राइक फंक्शन हो सकता है ना। अब एक और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस में पाई एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, ये एक हमको फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है ना, फंक्शन नहीं पॉलिनोमियल दी हुई है। यहाँ पे जो P1 है P2 है आपका वो एग्जैक्टली 1 है और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये P0 है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसको आप अरेंज करेंगे, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में पाई एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इसमें अंडर रूट लगा देंगे बोथ साइड में तो आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई एक्स प्लस में 1, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या बन गया, हमारा अलजेब्राइक फंक्शन बन गया। क्यों बन गया, बिकॉज ये हमारा क्या बन गया, द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से इसका कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं विद ग्राफ, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये लेक्चर बहुत इजी है, जो आपको सही में भी पहले से आता होगा, सिर्फ एक जो बारीकी से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है, जो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली टाइप ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन है विच इज पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब हमको पता है पॉलिनोमियल एक तरीके का फंक्शन होता है, इसकी डिग्री क्या हो सकती है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये किस तरीके से दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू में a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, an x टू द पावर n, वेयर an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री n, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ
डिग्री n, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल बन गई डिग्री n की, है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा कि डिपेंड कर सकता है हमारा कि डिग्री क्या है। अगर डिग्री हमारी इवन है, ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से पैराबोला देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैराबोला हमारा देगा। अब कब देगा? जब हमारी डिग्री कैसी है? इवन है। मोर इम्पॉर्टेंटली अभी हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? फंक्शन y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। जब भी आपको ये y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलती है तो उसका जो भी डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आपको यहाँ देख के समझ में आएगा, ये थोड़ा सा ऐसा है ना। तो ये अब आपको देख के समझ में आना चाहिए ये कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी पे, फ्रॉम जीरो टू प्लस इन्फिनिटी ये क्या कर रहा है? हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। दिख रहा है ना, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली f इज इक्वल टू 0 पे आपको एक सैडल पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या दिखाता है? सिमेट्री अलोंग y एक्सिस, ठीक है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा और हमेशा सिमेट्री दिखाएगा अबव y एक्सिस। इसके DOD की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ डिफाइंड है ना। डेफिनेशन ऑफ डोमेन, DOD मतलब डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कहाँ कहाँ डिफाइंड है? पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, चाहे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं तक भी ले लो, ठीक है। तो ये पूरे रियल नंबर पे हमको क्या दिख रहा है? डिफाइंड दिख रहा है। इसकी रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक ये जा रहा है? रेंज देखने के लिए हम कर्व को देखते हैं और DOD देखने के लिए हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि किन एक्स एक्सिस की वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा कि ये नॉट डिफाइन आ रहा हो, तो ये वाली कंडीशन हम DOD के लिए देखते हैं। रेंज के लिए हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है वो कहाँ तक जा रहा है। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से लेके इस साइड प्लस इन्फिनिटी, एंड यहाँ इस साइड भी प्लस इन्फिनिटी ही जा रहा है हमारा, ये नेगेटिव साइड में भी प्लस इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी से लेके जीरो पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब है जो इसका रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फ्रॉम जीरो इंक्लूड हो रहा है टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस जो नीचे की वैल्यूज है y की, जो नेगेटिव वैल्यूज है वहां पे ये डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप से हमको ये पता चला कि इसका रेंज सेट ये है। ये फंक्शन नॉट पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक भी नहीं होता है, नॉट पीरियोडिक, ठीक है। और ये मोनोटोनिक भी नहीं होता है। मोनोटोनिक मतलब क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ही डायरेक्शन में अगर फंक्शन मूव करे, या तो वो इंक्रीज करे या तो वो डिक्रीज करे। बट हमने यहाँ पे देखा प्लस जीरो से प्लस इन्फिनिटी पे इंक्रीज है एंड माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे डिक्रीज है। इसका मतलब ये मोनोटोनिक भी नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी पॉलिनोमियल, क्योंकि हम अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी पॉलिनोमियल होती है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है। तो y इज इक्वल टू एक्स ले लो या y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लो, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं अभी, है ना। ये y इज इक्वल टू एक्स ही सिर्फ आइडेंटिटी बनता है। तो ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है which make the angle of 45 degree from the x axis से 45 डिग्री की एंगल बनाते हुए y इज इक्वल टू एक्स लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रही है? ये ऑल टाइम इंक्रीजिंग है ना। चाहे हम माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो की तरफ जाएं, चाहे ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएं, ये जो हमारी फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इनकम्प्लीट आर पूरे रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको दिख रहा है। ये मोनोटोनिक भी है क्योंकि
ये एक बार बढ़ना स्टार्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही जाता है, इंक्रीज होता ही जाता है, कहीं पे भी ये डिक्रीज होने का केस नहीं दे रहा है। ये नॉट पीरियोडिक है क्योंकि कभी भी ये पलट के वापस नहीं आ रहा है। पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होने लगे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका डीओडी की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो आपको दिख रहा है पूरी एक्स एक्सिस पे ये डिफाइन है, चाहे नेगेटिव वैल्यूज हो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज हो। इसका मतलब इसका डीओडी आर हो गया। इसका रेंज सेट क्या होगा, इसका रेंज होगा वो देखिए आप यहाँ पे -इन्फिनिटी से ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है एंड 0 से ये +इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो y की ये सभी वैल्यूज को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका रेंज भी पूरा का पूरा रियल नंबर है। ये जो फंक्शन है हमारा अनबाउंडेड है क्योंकि ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये माइनस से +इन्फिनिटी पे बिल्कुल ऐसे ही बेपरवाह जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा अनबाउंडेड है। तो ये बेसिक से फंक्शंस है, ये आपको आते भी होंगे बट थोड़ा इस तरीके से हम अप्रोच से समझ लेते हैं तो हमको हेल्प मिल जाएगा। अभी जैसे हमने बताया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो अब ये जो डिग्री है ये इवन भी हो सकती है एंड ऑड भी हो सकती है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन एंड देन इसको जनरलाइज कर देंगे इवन पे, ठीक है। तो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, y = x²। तो ये किस तरीके से बनता है अभी हम देख भी चुके हैं, अभी जस्ट हमने देखा इससे पहले, ठीक है। ये हमने नॉर्मल डिग्री पे देख लिया था, हाँ ये हमने इवन पे देख ही लिया था, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया है जब हमारा एग्जैक्टली 2 है तो, ठीक है। तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं, ये सिमेट्री भी दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम ले लेते हैं कि इफ़ हमारी जो डिग्री है ऑफ सम पॉलिनोमियल n वो कैसी हो जाती है, स्पेसिफिकली ऑड हो जाती है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं y में x3। तो y में x3 है, इसका जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो ग्राफ की जो प्रॉपर्टी होती है, जो स्पेशलिटी होती है, ये कैसा दिखता है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट पे ये सिमेट्री होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जैसा हमारा ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे है सेम वैसा का वैसा हमारा कैसा है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे हमको दिख रहा है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो ऑड डिग्री का फंक्शन होता है और ये सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट रखता है, ठीक है। अब इसके हम डीओडी की बात कर लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो ये कोई भी वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी एक्स एक्सिस में कुछ भी ले लो, सब जगह डिफाइन है, कहीं पे भी नॉट डिफाइन का केस नहीं। तो ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। अब इसकी रेंज सेट की अगर हम बात कर लें तो ये 0 से लेके +इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है एंड -इन्फिनिटी से 0 तक मूव कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली y के सभी पॉइंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है जो इसका रेंज सेट है वो r है। ये भी कैसा फंक्शन है, हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी से 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देन यहाँ एक सैडल पॉइंट टाइप का, हमको सैडल भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक मतलब चेंज के लिए एक थोड़ा सा स्लो होता है ये एंड देन फिर ये इंक्रीज करने लगता है। इन शॉर्ट कि ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पे पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या मतलब कह सकते हैं अपने पूरे जहाँ पे भी ये डिफाइन है डोमेन में ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिंस ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब है ये मोनोटोनिक है, और मोनोटोनिक है, अनबाउंडेड है, नॉट पीरियोडिक नहीं है, ये कभी भी पलट के कुछ इंटरवल के बाद सेम वैल्यू नहीं देगा। तो ये हमारा नॉट पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं कि अगर हमारी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ
इवन हो, मतलब 2 इंटू एन टाइप की हो वेयर एन इज सम नेचुरल नंबर, तो अगर हमारी कोई पॉलिनोमियल इस टाइप की है जिसकी पावर, जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ इवन आ रही है, तो वो कुछ हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा तो यही। बट डिपेंडिंग जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये क्या होगा, ये टूवर्ड्स वाई एक्सिस तरफ ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू में एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ हमारा y इज इक्वल टू में एक्स टू द पावर 6 है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे ये श्रिंक होता जाएगा टूवर्ड y एक्सिस। तो ये है, बाकी सारी प्रॉपर्टी इसकी सेम रहती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी पे, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 पे। डीओडी इसका आपका पूरा का पूरा आर है, बट इसकी जो रेंज सेट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 इंक्लूड करते हुए प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। या पॉजिटिव रियल नंबर कह सकते हैं इंक्लूडिंग 0, तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं। एंड ये मोनोटोनिक यहाँ पे सिर्फ इतने ही पार्ट के लिए ये मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक बाय पार्ट है ये। बट अगर हम कंप्लीट बोलें कि ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिक होता है, तो ये मोनोटोनिक नहीं होता है, और ये पीरियोडिक भी नहीं होता है, और ये अनबाउंडेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब ऐसे ही हम जो हमारी ऑड वाला है, मतलब लाइक अगर डिग्री ऑड है तो उसको भी कर लेते हैं। एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू में कुछ इस टाइप की हमारी x की पावर है y इज इक्वल टू में, तो इसका मतलब है हमारी जो पावर है वो ऑड है, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी तो ये है, फिर जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस क्या करने लगेगा, इंक्लाइन करने लगेगा, टुवर्ड वाई एक्सिस क्या करने लगेगा, श्रिंक करने लगेगा। इसका मतलब है कि कुछ नहीं है ऐसा, बाकी जो प्रॉपर्टी रहेगी एंड एवरीथिंग इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब है, यहाँ y इज इक्वल टू में x की पावर 5 है, यहाँ y इज इक्वल टू में x टू द पावर 7 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये टूवर्ड्स क्या कह सकते हैं आप, टूवर्ड्स y एक्सिस ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये भी सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अनबाउंडेड, नॉट पीरियोडिक, मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक होता है क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। इसका डीओडी हम बात करें तो रियल नंबर होता है, और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो भी रियल नंबर होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी हो जाए, ऑड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वाई एक्स क्यूब दिया है, बाकी और कोई भी हो तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज होते हुए प्रॉपर्टी यही शो करेंगे, तो सेंटर पॉइंट इनका चेंज जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम एक सिग्मा फंक्शन पे, ठीक है। सिग्मा फंक्शन, तो आपको इनके नाम वगैरह या थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अभी तो हमने बहुत इजी वाले किए जो अभी तक हम करते आए हैं, शायद आपने सिग्मा फंक्शन भी पहले सुना होगा, तो बस हमको इनको समझ लेना है क्योंकि ये कहीं कहीं एग्जाम्पल में डिस्कार्ड करने में हमको जो क्वेश्चंस हैं उसको हेल्प करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ, तो ताकि आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन होता है, अगर हम इसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं, इन वर्ड्स लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू में सिग्मा ऑफ x कब कहलाएगा, जब मॉड x अपॉन में x देगा या फिर x अपॉन में मॉड x देगा, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये क्या दे देगा हमको, 0 दे देगा, ठीक है। इसको स्प्लिट करके लिखे, मॉड को अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखें तो ये +1 देगा हमको, +1 देगा। व्हेन x हमारा पॉजिटिव होगा हमको ये -1 देगा, हमको ये
-1 देगा। कब देगा -1? जब x हमारा नेगेटिव होगा और x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 दे ही रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्यों आया? मॉड x अपॉन में x है, x कैंसिल हो जाएगा, x पॉजिटिव होगा तो 1 आ जाएगा, x नेगेटिव होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो किस तरीके से आएगा? x 0 पे तो ये 0 ही दे रहा है, ठीक है, x 0 पे ये 0 ही दे रहा है। क्या देख सेकेंड, x 0 पे ये 0 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होती है x की कैसी होती है? x यहाँ पे पॉजिटिव होता है इस साइड पे, ठीक है। तो x अगर पॉजिटिव है इन दिस डायरेक्शन राइट साइड पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू हमको मिलेगी, कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू में 1, ठीक है। बट ये यहाँ पे 0 पे ये एक लूप दे देगा, मतलब यहाँ पे 0 पे कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 पे ये 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? x नेगेटिव होता है दिस लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो x नेगेटिव है तो हमको क्या बोला है? जब जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू आपकी क्या आने वाली है? जब जब x नेगेटिव होगा तो जो आपकी वैल्यू है वो आने वाली है -1। इसका मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन अगेन मिलेगा विच इज -1, और ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये -1 आ गया। तो ये इसका ग्राफ है। तो ये कैसा फंक्शन है हमारा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इसके पास, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी तो हमको दिख ही रही है कि हम यहाँ पे -1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम +1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, एंड 0 पे हम 0 पे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे LHS तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है विच इज -1। अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड साइड से हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं? +1, ठीक है। बट अगर हम फंक्शन एट 0 पे देखें, मतलब एट 0 पे ही हो रहा है ये सब, एट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, एट 0 पे राइट हैंड लिमिट, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 0। तो यहाँ सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बट कुछ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, नहीं, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट 0, और इसके पास फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके DOD की बात करें तो ये कहाँ डिफाइंड है? तो ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, x 0। तो इसका मतलब ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। अगर हम इसकी रेंज सेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर दे रहा है, एक +1 देगा, एक -1 देगा, या फिर 0 देगा। तो बस ये हमारा इसका रेंज सेट है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है बाइफरकेटली, मतलब इधर पे भी यहाँ पे +1 का कांस्टेंट फंक्शन है जब x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो ये -1 का कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो और ये फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक है, ठीक है। दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक बाउंडेड, क्योंकि इसका रेंज सेट बाउंडेड है, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है। ये इन 3 वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। ये कैसा है? ये फंक्शन हमारा काइंड ऑफ पीरियोडिक कह सकते हैं कुछ इंटरवल में, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन को पीरियोडिक ले लेते हैं ऑफ जीरो टाइम इंटरवल, जो 0 इंटरवल का है ना, तो ले लेते हैं। तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक है या नहीं, ठीक है। मोनोटोनिक इसलिए बोले हैं हम कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यूज पे जा रहे हैं, जब भी हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं तो -1 पे आ रहे हैं, मतलब हम कहीं डिक्रीज नहीं कर रहे, कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, या डिक्रीज कांस्टेंट है। फिर जैसे ही हम इसके आगे बढ़े तो फिर हमने इंक्रीज किया, 0 पे आ गए, एंड 0 से जैसे ही आगे बढ़े तो फिर हमने इंक्रीज करके 1 पे आ गए, एंड 1 पे भी हम एक कांस्टेंट वैल्यू को कर रहे हैं। तो कहीं पे भी हम डिक्रीज नहीं हो रहे, हम इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हम कांस्टेंट रह रहे हैं। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है वो हमारा मोनोटोनिक है, ठीक है।
ऑल्दो डिसकंटिन्यूअस है बट मोनोटोनिक तो है। अब एक फंक्शन आ जाता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट किया जाता है y इज इक्वल टू में इस तरीके से, y इज इक्वल टू इस तरीके से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये नीचे की ही वैल्यू देने लगता है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है वो देने लगता है ना। इसका नाम भले ग्रेटेस्ट है बट ये लोएस्ट वाली ही देने लगता है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करते हैं कैसे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 आप निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। y इज इक्वल टू में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब आप y इज इक्वल टू में 0.9 निकालेंगे तो भी आपको यहाँ 0 मिलेगा, एंड y इज इक्वल टू में आप 0.1 निकालेंगे तो भी ये 0 देगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 देगा, y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 निकालेंगे तो ये 1 देगा, एंड यहाँ पे 1.5 निकालेंगे तो भी ये 1 देगा। फिर इसके बाद आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9999 भी निकालेंगे तो भी ये 1 देगा, एंड जैसे ही आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 निकाला तो ये 2 देगा। तो एक पैटर्न आपको समझ में आया होगा, जब भी आप 0 मतलब 1, जब भी आप यहाँ पे 0 को इंक्लूड करते हुए ओपन 1 तक जितनी भी वैल्यू निकालेंगे उन सभी वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है दैट इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब जैसे ही आप 1 को इंक्लूड करते हुए 2 को इंक्लूड मत कीजिए, 2 को ओपन रखिए और इन वैल्यूज इसके इन बिटवीन, ये जो इंटरवल है इसके बिटवीन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आपको आंसर 1 आता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह सकते हैं, आप इसको स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो किस तरीके से बनेगा, 0 पे तो 0 ही वैल्यू दे रहा है और 0 से लेके 1 को इंक्लूड नहीं करते हुए जितनी भी वैल्यूज हैं वहां पे ये क्या दे रहा है, एग्जैक्टली 0 दे रहा है। और 1 पे क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा, क्योंकि 1 पे क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 पे 1 देगा। 1 से लेके 2 को छोड़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ते हुए जितनी भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में उन सब के लिए ये 1 वैल्यू दे रहा है। फिर जैसे ही 2 पे आएगा तो फिर अगेन ये क्या देने लगेगा, 2 देने लगेगा, जैसे यहाँ दिया है। अब 2 से 3 को छोड़ते हुए, 2 से 3 के बीच में 3 को छोड़ते हुए जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 देने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही 3 पे रीच करेगा तो ये वैल्यू 3 देने लगेगा। 3 to 4 को छोड़ते हुए 3 से 4 के बीच में जितनी वैल्यूज है उनके लिए ये क्या वैल्यू देने लगेगा, हमको 3 देने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए मूव करता है। नेगेटिव एक्स के लिए क्या करेगा, नेगेटिव एक्स में यहाँ पे 0 को छोड़ देगा क्योंकि 0 पे तो 0 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे -1 तक की जितनी वैल्यू होगी, -1 से लेके 0 पे जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पे ये -1 देगा। फिर यहाँ पे जो -2 से लेके -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी -1 को छोड़ते हुए उन सब जगह ये क्या देने वाला है, आपको -2 वैल्यू देने वाला है, क्योंकि -2 यहाँ पे छोटा वैल्यू होता है ना, तो जो छोटा है वही देगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद -2 को यहाँ छोड़ते हुए -3 तक ये सभी वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। तो इस तरीके से ये नेगेटिव साइड में मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप फंक्शन आ गया। अब ये जो स्टेप फंक्शन है ये चाहे आप नेगेटिव एक्स ले लो चाहे आप पॉजिटिव एक्स की वैल्यू ले लो, तो ये DOD तो सब जगह है, पूरी वैल्यूज पे डिफाइन हो रहा है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है।
अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही हैं, इंटीजर्स आ रही है, चाहे हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, 1 2 3 4 ही आ रही है, बीच की कोई भी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा ये रेंज हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन मोनोटोनिक भी होता है, ठीक है, ये फंक्शन मोनोटोनिक भी होता है क्योंकि जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी सीढ़ी जैसा है ये, तो ये वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पे भी ये कहाँ जा रहा था, -3 से -2 पे गया, -2 से -1, फिर 0, फिर 1 2 3, तो ये हमेशा और हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है, प्लस ये अनबाउंडेड भी है, प्लस ये कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, जैसे ही आपने यहाँ पे -1 की वैल्यू कवर, ये -3 की वैल्यू कवर की, उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, फिर आप -2 पे गए, फिर आपको ये डिसकंटिन्यूटी दिखी, -1 पे गए, फिर आपने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर उसके बाद 0 पे गए, फिर देन ब्रेक किया, 1 पे गए, एंड सो ऑन। तो ये हमेशा और हमेशा डिसकंटिन्यूटी कहाँ दिखाता है, जहाँ जहाँ ये इंटीजर वैल्यू है वहाँ वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जंप आपको मिल रहा है। तो जंप कहाँ पे मिल रहा है, जब आप -2 पे हैं, -1 पे हैं, 0 पे हैं, 1 पे हैं, 2 पे हैं, अदरवाइज बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये एक कांस्टेंट फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट ओनली इंटीजर्स, जहाँ पे भी इंटीजर्स आ रहे हैं वहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था स्टेप फंक्शन का। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक फंक्शन बाय पार्ट। फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये किस तरीके से होता है, y में ये करली में x दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, y में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या फिर ये होता है, ठीक है, डेट इज ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये जो करली x है इसकी खुद की एक डेफिनेशन होती है, ये जो करली x है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक, है ना। अब इसको हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो ये हमेशा और हमेशा 0 1 की वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे लेके देख लीजिए y, यहाँ x की वैल्यू आप ले लीजिए 3.01, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया है, 3.01। तो अगर आप ये इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, विच इज इक्वल टू 3.01 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.01। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे इसको 3 दे देगी, माइनस करेंगे तो 0.01 आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू कोई इंटीजर ले ली, लाइक आप ले लीजिए x इक्वल टू में 4, तो यहाँ y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 का फंक्शनल पार्ट, तो 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4। तो इंटीजर का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वो सेम आ जाता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये 0 आ गया। तो जब भी आप यहाँ पे x की कोई इंटीजर वैल्यू लेंगे, जब भी कोई x की आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो y आपको स्पेसिफिकली हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने y की x की वैल्यू कोई अदर देन इंटीजर ले ली है, जैसे 2.5 ले ली है आपने x की वैल्यू, तो ये आपको देखने को मिलेगा 2.5 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी तो हमको पता ही है कि अगर आप 2.5 लेंगे तो ये हमेशा आपको 2 देगा, मतलब एक इंटीजर पे आके छोड़ देगा, एंड विच जो भी इंटीजर है आपका
वो इसके जो नियर बाय जो लोएस्ट इंटीजर होगा वही होगा। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो सिर्फ पॉइंट वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं वही आपको ऑब्टेन होंगी, और जो इसके पहले की जो वैल्यूज हैं वो मतलब नहीं दिखेंगी आपको। तो कुल मिला के आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 0.5 देखने को मिल जाएगा। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए। इसको हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, है ना। अब जब भी आप 0 पे होंगे तो ये 0 वैल्यू देगा, बट जैसे ही आप 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पे होंगे तो ये हमेशा आपको क्या देने लगेगा, एक मतलब जैसे 0.1, 0.2, 0.3 पे तो ये 0.1, 0.2, 0.3 देने लगेगा। बट जैसे ही आप 1 के पास पहुंचेंगे, जैसे ही 1 वैल्यू आएगी तो इंटीजर वैल्यू आई, अभी आपको मैंने बताया ये ऊपर वाले केस में 4 - 4 0 हो गया। तो जब भी आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आप फिर से 0 की तरफ आ जाएंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने 1.5, 1.2, 1.6, 1.7 कोई भी वैल्यूज ली आपने 1 से लेकर 2 के बीच में, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, जो डेसिमल के बाद की पोजीशन है, दैट मीन्स आप फिर से यहाँ इस तरीके से मूव करेंगे। एंड जैसे ही आप क्या कहते हैं 1 की तरफ रीच करेंगे, जैसे ही आप इंटीजर वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे आप दोबारा से 0 पे आ जाएंगे। एंड देन इसी तरीके से ये फंक्शन मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये x था फंक्शनल बाय पार्ट, ये हमेशा 0 से 1 का इंटरवल देता है। 1 ओपन होता है एंड 0 इंक्लूड होता है, क्लोज्ड होता है, तो सेमी ओपन का इंटरवल देता है ये, ठीक है। ये बार बार रिपीट होता है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, ठीक है। ये फंक्शन कुछ इंटरवल के लिए, लाइक अगर आप यहाँ पे इंटरवल बोल रहे हैं क्या बोल सकते हैं आप, 1 से लेके 2, तो 1 इंक्लूड कर लीजिए और 2 को ओपन रख लीजिए। 1 से लेके 2, तो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। 1 से लेके 2 पे ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे इंटीजर्स के बीच में आप जब भी लेंगे a एंड b को ओपन कर लीजिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर, तो आप जब भी ऐसा कहते हैं तो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इंटरवल्स है इसमें ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक है। अदरवाइज ये फंक्शन कैसा है, नॉट मोनोटोनिक है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होता है वो कभी भी मोनोटोनिक नहीं बनता है, क्योंकि पीरियोडिक मतलब है दोबारा से वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, वहीं से स्टार्ट होगा, तो फिर ये नॉट पीरियोडिक का केस दे देता है ओवरऑल। अब ये डिफाइन कहाँ हो रहा है, जो सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए, वो हम लास्ट में देख रहे हैं। तो ये डिफाइन कहाँ हो रहा है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, तो ये आ जाएगा। इसका जो रेंज सेट होता है ये सिर्फ कहाँ से वैल्यू देता है, 0 इंक्लूड होते हुए, 1 को ओपन रखते हुए, इस टाइप के इंटरवल को बार बार रिपीट करता है, तो इसका रेंज सेट ये हो जाएगा। ये फंक्शन बाउंडेड होता है क्योंकि इसका रेंज सेट भी बाउंडेड होता है। तो इस टाइप से आप इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट इंटीजर्स, ठीक है। तो ये इंटीजर्स पे क्या होता है, वैल्यू को शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे जंप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जंप कहाँ देखने को मिल रहा है, जब भी आप इंटीजर वैल्यूज पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट इंटीजर्स। तो ये कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। एक लीस्ट है, 2 और है, वो देख लेते हैं, देन फिर एंड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास लीस्ट इंटीजर है। मैंने ये लेक्चर इसलिए थोड़ा सा लेंथी बना दिया क्योंकि एक तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है, तो वो बस उसके लिए आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। अदरवाइज स्लो में देखने का तो सेंस इतना ज़्यादा बनता नहीं है। ये कुछ लास्ट के फंक्शन जिसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये आ गए हैं तो आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं जो आपको ऑप्शनल जो पेपर्स हैं वहाँ पे डिस्कार्ड मेथड के लिए यूज हो जाएंगे। तो ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, सेम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, बट अब यहाँ पे ये क्या देगा, हायर वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब लाइक
मतलब लाइक अगर आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2.5, ठीक है 2.5, इसका बोल रहा है आप लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए। ये ऑल्दो बहुत कम यूज होता है, जनरली नहीं पूछता है ये, तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। लीस्ट इंटीजर है तो ये ऊपर लगाते हैं, इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, कि उसको फ्लोर बोल रहे थे उसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन, ठीक है सीलिंग फंक्शन। तो इस तरीके से भी बोलते हैं। तो अगर आपको y इज इक्वल टू में ये दिया हो लीस्ट इंटीजर 2.5, तो अब ये क्या देगा 3 वैल्यू देगा, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू लीस्ट इंटीजर ऑफ 3 दिया हो तो ये आपको 3 देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू 2.2 भी दिया है और इसका लीस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो इसकी हायर वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो यहाँ पे ये 3 देगा। तो इस तरीके से ये जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 0 पे है तो आपको 0 ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। जब 0 पे है तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ पे 1 पे आए तो 0 से लेके 1 के बीच में ये क्या वैल्यू देगा, कंप्लीटली 0 देगा। 0 से लेके 1 के बीच में कंप्लीटली क्या वैल्यू देगा 1 देगा, इंक्लूडिंग 1, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही हम क्या आएंगे 2 से लेके 1 के बीच में आएंगे तो ये आपको क्या वैल्यू देगा 2 पे तो 2 देगा, एंड देन ये 1 की तरफ जाएगा एंड 1 पे ये लूप दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग वाला बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ पे ये लूप देगा तो 3 पे आपको ये वैल्यू देगा, तो यहाँ पे 1 ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा एंड सो। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये लूप देते हुए -1 को कवर करेगा। देन यहाँ -1 से लेके यहाँ पे -2 पे जाएगा, ये -2 है, ये -1 है। फिर ये देन यहाँ पे -2 को कवर करते हुए -3 पे जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज देगा। तो ये कैसा होता है, ये भी फंक्शन हमारा एक तरीके से इंक्रीजिंग ही फंक्शन आता है, बट ये याद रखिएगा ये लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज को नहीं लेता है, राइट हैंड वाली वैल्यूज को इंक्लूड कर लेता है। तो इसका जो रेंज सेट है वो पूरा का पूरा क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आता है। दिख रहा है आपको 1 2 3 एंड -1 -2 -3 ही ऑब्टेन हो रहे हैं। DOD पूरे ही रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, ये भी अनबाउंडेड होता है ना, मोनोटोनिक होता है, नॉट पीरियोडिक होता है ना। और यहाँ पे इसके पास डिसकंटिन्यूटी होती है एट इंटीजर्स पे ही आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो होप आपको ये पूरा अलजेब्राइक फंक्शंस के जितने भी एग्जांपल्स थे, जितने भी डिफरेंट फंक्शन थे वो समझ में आए होंगे। फिर अब हम कुछ टिग्नोमेट्री के जो टिग्नोमेट्री होती है उसके जो ग्राफ हैं वो बनना सीखेंगे। वो काफ़ी हेल्प करते हैं जब हम फंक्शंस का कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी या लिमिट पॉइंट मोर इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे बहुत काम आते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे सीखेंगे। लेक्चर वैसे ही बहुत लेंदी हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। फिर DOD वगैरह हमने यहाँ पे निकालना तो सीख ही लिया है, तो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से उसकी डेफिनेशन देखते हुए लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस पे जंप कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और जो भी कुछ आपको पूछना है या कुछ कमेंट है या कुछ फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।